नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर शपथ फॉर सिविल सर्विसेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य, जो कि हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ लिया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अशोक के शिलालेख में जितने भी वर्णित विषय हैं उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं वर्णित विषय के बारे में। पहला शिलालेख जो है क्या कहता है? अहिंसा पर बल, पशु बलि की निंदा एवं समारोह पर प्रतिबंध, अशोक के पहले शिलालेख में। दूसरे शिलालेख में समाज कल्याण हेतु कार्य, मनुष्य एवं पशुओं के लिए चिकित्सा की व्यवस्था एवं पड़ोसी राज्य चोल, पांड्य, सत्यपुत्र एवं केरल पुत्र का वर्णन है दूसरे शिलालेख में। तीसरा शिलालेख देखते हैं, ब्राह्मणों तथा श्रमणों हो गया यानी कि श्रमिक से उदारतापूर्ण व्यवहार। इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष दौरा पर जाएं। ठीक है। चौथा में भरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा की गई है। पशु हत्या को बहुत हद तक रोके जाने का दावा है। पांचवा शिलालेख जो है, शासन के 13वें वर्ष में धम महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति की चर्चा। छठा शिलालेख आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। सातवां शिलालेख सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता। ठीक है। आठवां शिलालेख अशोक के धर्म यात्राओं का उल्लेख। नौवां शिलालेख जो है हमारा सच्ची भेंट व सच्ची शिष्टाचार का उल्लेख। 10वां शिलालेख में इसमें ख्याति एवं गौरव की निंदा की गई है तथा धार्मिक धम कृति की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है ना। 11वां शिलालेख धर्म के दान को सर्वोत्कृष्ट एवं धर्म की व्याख्या किया गया है। 12वां शिलालेख सभी प्रकार के विचारों का सम्मान, विभिन्न संप्रदायों के बीच टकराव एवं महिला महामात्रों की नियुक्ति की गई। 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात तथा पड़ोसी राजाओं का वर्णन है। 14वां शिलालेख अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। चारुमती और संघमित्रा अशोक की 2 पुत्रियां थीं। अशोक यदि पूछ दिया चारुमती किसकी पुत्री थी, तो हमें आंसर में देना होगा अशोक। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। अशोक प्रथम शासक है जिसने अभिलेख द्वारा अपनी प्रजा को संबोधित किया है। अशोक के शिलालेख या स्तंभ लेख में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। 1750 ईस्वी में सर्वप्रथम टी फैंथलर ने दिल्ली में अशोक स्तंभ लेख का पता लगाया। अशोक के शिलालेख या अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ने में सफलता पाई। 2 भाषाओं का शिलालेख ग्रीक एवं अरमाइक सार-ए-कुना कंधार से प्राप्त हुआ। शिलालेख 8 अलग अलग स्थानों से मिले हैं। ये हैं शहबाजगढ़ी, मानसेहरा, ठीक है, जिसे गिरनार, धौली, कालसी, जूनागढ़, सोपाड़ा एवं एरगुर्री, सभी ब्राह्मी लिपि में। ठीक है। जितने भी शिलालेख मिले वो सब ब्राह्मी लिपि में। ठीक है। अशोक का धम राहुलो वाद सुत से लिया गया है। अशोक का धम कहाँ से लिया गया है? राहुलो वाद सुत से। ठीक है। लघु शिलालेख के माध्यम से अशोक के व्यक्तिगत जीवन के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अशोक के स्तंभ लेखों ब्राह्मी लिपि की संख्या 7 है जो 6 स्थानों से मिलता है। प्रयाग स्तंभ लेख यह पहले कौशाम्बी में स्थित था जिसे अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया। इसे रानी अभिलेख भी कहा जाता है। दूसरा दिल्ली टोपरा यमुनानगर, यह स्तंभ लेख टोपरा से दिल्ली फिरोज शाह तुगलक द्वारा लाया गया। इस पर अशोक के 7 अभिलेखों का उल्लेख है। तीसरा दिल्ली मेरठ, यह स्तंभ लेख मेरठ से दिल्ली फिरोज शाह तुगलक द्वारा लाया गया। चौथा रामपुरवा, 5वां लौरिया अरेराज, 6ठा लौरिया नंदगढ़, तीनों चंपारण बिहार में है। लौरिया नंदगढ़ स्तंभ लेख पर मोर का चित्र बना हुआ है। लघु स्तंभ लेख में अशोक की राजकीय घोषणा का उल्लेख मिलता है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुमिंदई है जिसकी खोज फिहरर ने की। इससे भू राजस्व दर कम करने का प्रमाण मिलता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। प्रथम पृथक शिलालेख सभी प्रजा मेरी संतान है। अशोक के परवर्ती शासक दशरथ
उपाधि देव नाम पिए, संप्रीत्य, जैन, शालीसुक, वर्धमान, सातधनव एवं बृहद्रथ हैं। दूसरे स्तंभ लेख में अशोक स्वयं प्रश्न करता है किंच यू धमे, धम क्या है? किंच यू धमे मतलब धम क्या है? कलहन की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक का उत्तराधिकारी जालोक था। बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था, जिसे उसके सेनापति पीयूष मित्र शुंग ने मारकर 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की थी। मौर्य काल के दरबार से बाहर स्वतंत्र कलाकारों ने भी लोक रुचि की वस्तुओं का निर्माण किया। मूर्ति कला के श्रेष्ठ नमूने इसी लोक कला के प्रमाण हैं। इनका तत्कालीन सामाजिक और धार्मिक जीवन के अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान हैं। लोक कला के अंतर्गत हम सर्वप्रथम विभिन्न स्थानों से मिली पाषाण निर्मित विशालकाय यक्ष यक्षिणियों की प्रतिमाओं का उल्लेख कर सकते हैं। इनका विवरण इस प्रकार है। मथुरा जिले के प्रमुख ग्राम से मिली यक्ष मूर्तियाँ, जिसे मणिभद्र कहा गया। मथुरा एवं मथुरा जिले के बड़ौदा ग्राम से मिली यक्ष प्रतिमा। पटना नगर में दीदारगंज से प्राप्त चामार ग्रहिणी यक्षी की प्रतिमा यह पटना संग्रहालय में सुरक्षित है। ठीक है, पटना से प्राप्त 2 यक्ष प्रतिमाएं जो कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित है। बेसनगर विदिशा से प्राप्त यक्षी प्रतिमा, राजघाट वाराणसी से प्राप्त त्रिमुख यक्ष की प्रतिमा, शिशुपालगढ़ उड़ीसा से प्राप्त यक्ष प्रतिमाएं, महरौली से प्राप्त यक्ष प्रतिमाएं। ठीक है, मौर्य प्रशासन, आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति के बारे में अब हम लोग जानते हैं कुछ रोचक तथ्य। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, साम्राज्य में प्रधानमंत्री, पुरोहित एवं अन्य बड़े अधिकारियों की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को खूब जांचा परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। मौर्य कालीन मंत्री परिषद देख लेते। मंत्री जो होता था क्या होता था? प्रधानमंत्री होता, पुरोहित धर्म एवं दान विभाग का प्रधान होता था, सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान होता था, युवराज राजपुत्र होता था, दौवारिक जो है राजकीय द्वार रक्षक होता था। ये सबसे क्वेश्चन उतना आता नहीं है। दुर्गपाल दुर्ग रक्षक होता था, अंतपाल संवर्ती दुर्गा का रक्षक होता था, दुर्गों का रक्षक होता था। फिर दिया हुआ है, इन सबों को देख लेना है, ज़्यादा इससे क्वेश्चन आता नहीं, बस पढ़ लेना है। जैसे पौर है, नगर का कोतवाल होता था, व्यवहारिक जो प्रमुख न्यायाधीश, नायक जो है नगर रक्षा का अध्यक्ष, ये सब देख लेना है। ठीक है, नगरकालीन विभाग अध्यक्ष, ये सब भी देख लेना है। इन सब से क्वेश्चन उतना पूछा नहीं जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं। राज्य के सप्तांग सिद्धांत, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या कौटिल्य ने की। मौर्य काल में सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसकी जानकारी डायोडोरस, एस्ट्रेबो एवं एरियन के विवरणों से मिलती है। अर्थशास्त्रों में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है। इन्हें महामात्र भी कहा जाता था, जिसकी संख्या 18 होती थी। मौर्य साम्राज्य का बौद्ध धर्म के साथ संबंध, ये सब देख लेना है। मौर्य साम्राज्य का जो बौद्ध धर्म के साथ संबंध था। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, मौर्य साम्राज्य का बौद्ध धर्म के साथ अन्योन्याश्रय संबंध रहा। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद अहिंसा और शांति के अनुगामी बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि एवं जियो और जीने दो जैसे लोक कल्याणकारी आदर्शों को अपने राजधर्म में शामिल किया। तो इन सब 5 पॉइंटों को देख लेना है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, है ना, सारा दिया हुआ है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 28 अध्यक्षों का विवरण मिलता है, जो विभिन्न विभागों में अध्यक्ष के रूप में मंत्रियों के नीचे काम करते थे। यूनानी लेखकों ने इन्हें मजिस्ट्रेट कहा। अशोक के समय प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों के प्रशासक को कुमार या आर्यपुत्र कहा जाता था। प्रांतों को आहार या विषय में बांटा गया था, जो विषयपति के अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्य का एक मंडल होता था। ये मंडल 6 समितियों में विभाजित थे। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। अर्थशास्त्र में नवाध्यक्ष के उल्लेख से मौर्य के पास नौसेना होने का प्रमाण मिलता है।
युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक होता था। सेना विभाग का सबसे प्रधान अधिकारी सेनापति होता था, जिसका वेतन 48,000 पन वार्षिक, नायक का 12,000 पन वार्षिक था। मौर्यकालीन में 2 प्रकार के न्यायालय थे, धर्मस्थीय एवं कंटक शोधक। धर्मस्थीय न्यायालय के न्यायाधीश व्यवहारिक एवं कंटक शोधक के प्रदेष्ठी कहलाते थे। गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन करता था। राजा को विशेष सूचना देने वाले तथा उसके साथ सीधे संपर्क रखने वाले अधिकारी को पुरुष या पुलिसी कहा जाता था। जनपद जिला स्तर मौर्य अधिकारियों का अवरोही क्रम से प्रादेशिक राजक युक्त है ना। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ देख लेते हैं कहाँ गया। अभी हम लोग कहाँ थे, 30 पेज नंबर 30 पे। चलिए अब देखते हैं। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गौड़ पुरुष कहा गया है, जो 2 प्रकार के कार्य करते थे, संस्था एवं संचार। ठीक है, शांति की व्यवस्था बनाए रखने के लिए अर्थशास्त्र में रक्षिण का उल्लेख किया गया है। अशोक ने धर्म प्रचार एवं उद्दंड क्रियाकलापों को नियंत्रित करने के लिए धम्म महामात्र की नियुक्ति अपने अभिषेक के 13वें वर्ष में की। मौर्य शासन का द्वितीय वर्ष आषाढ़ से प्रारंभ होता था। मौर्य काल में विदेशी व्यापार पश्चिमी भारत में भृगुकक्ष तथा पूर्वी भारत में ताम्रलिपित के बंदरगाहों द्वारा किया जाता था। मौर्य काल में राज्य आर्थिक रूप से समृद्ध एवं मजबूत था। अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन एवं व्यापार वाणिज्य पर आधारित था। दासों को कृषि कार्य में लगाया जाता था। अशोक के स्तंभ एकास्मक है, अर्थात एक ही पत्थर से तराश कर बनाए गए। इनके निर्माण में चुनार, बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ। इन स्तंभों का निर्माण धर्म के प्रचार के लिए किया जाता था। प्रतिवेदक राजा को हर तरह की सूचना देता था। मौर्य काल में वर्ण व्यवस्था सुदृढ़ हो चुकी थी। इसका आधार जन्म था। पाली मौर्य काल में आम जनता की भाषा थी। चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर सौराष्ट्र प्रांत पीयूष गुप्त ने उर्जयंत पर्वत पर एक सेतु का निर्माण करवाकर सुदर्शन झील का सिंचाई के लिए निर्माण करवाया। मौर्यकालीन मुद्राएं स्वर्ण यानी सोना, कांसारपन, पन, धरन, चांदी एवं मासक काकनी, तांबा। मेगास्थनीज ने एग्रोनुमाई नामक मार्ग निर्माण अधिकारी का उल्लेख किया है। मिस्र के शासक टॉलमी ने भारत एवं मिस्र के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए लाल सागर के तट पर वर्णिश नाम के बंदरगाह की स्थापना की। कौटिल्य ने शूद्रों को आर्य कहा और इन्हें दास बनाना प्रतिबंधित था, है ना। अब देख लेते हैं। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित किया। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, सभा सदस्य। ठीक है। उद्योग धंधों की संस्थाओं को श्रेणी कहा जाता था, जैसे काष्ठकारों की श्रेणी, लुहारों की श्रेणी। श्रेणियों ने अपने न्यायालय होते थे जो व्यापार संबंधित विवादों का निपटारा करते थे। श्रेणी न्यायालय के प्रधान को महाश्रेष्ठी कहा जाता था। स्वतंत्र गणिका एवं वैश्यावृत्ति वाले महिला रूपा जीवा कहलाती थी। स्त्रियों के लिए उच्च शिक्षा वर्जित थी। उन्हें सम्राट के अंग निरीक्षक नियुक्त किया जाता था। समाज में नियोग प्रथा का प्रचलन था। कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। मौर्ययुगीन लोक कला में जय हिंद, जय भारत।